अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी महाज पर हर रोज़ नित नई खबरें हैं और अगर इस हफ्ते की अहम खबरों की बात करें तो उसकी कुछ झलक आपने अभी देख ली। मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को इस पर एतराज़ है और उनका ये कहना है कि PTI के लोगों को रोका गया है और उन्हें अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। मामला अब ले गए हैं वो अदालत में। एक जानिब ये अहम डेवलपमेंट तो दूसरी जानिब चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसे हालात का जिक्र किया है सियासी तौर पर कि जिसमें वो समझते हैं कि वो बेहतर अंदाज में मज़ीद काम को जारी नहीं रख सकते। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती चपकलिश का भी ये शाखसाना हो सकता है और अंदर खाते दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी इख्तिलाफात अब बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और अहम खबर ये भी है कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब भी कल रात से लापता है और उनके अहल खाना ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं सामने आ रही, लेकिन चूँकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं तो बड़े अहम ओहदे पर फाइज रहने की वजह से बहुत से राज अपने सीने के अंदर समेटे हुए हैं। उनका लापता होना किस बात की गमाजी करता है, क्या खदशात हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे जी। और ओवरऑल जो एक पूरा माहौल चल रहा है मुल्क में सियासी, आगे किस तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। अतर काज़मी साहब को भी, सीनियर तज्ज़ियाकार, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। अतर काज़मी साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे जनाब इमरान साहब से और पहले इमरान साहब की तरफ यही सवाल लेके जाते हैं क्योंकि दो तीन ये अहम मामला जिनके ऊपर बात होगी। तो इमरान साहब, ये जो आज़म खान साहब लापता हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये चेयरमैन PTI के गिर्द घेरा तंग होने की ही एक कड़ी है और कितना अहम है उनका लापता होना, या अगर वो गिरफ्तार हुए, अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी सामने नहीं हुई, जाहिर नहीं हुई, तो कितना अहम हो सकते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, वैसे तो किसी बंदे का भी लापता होना ना इंतहाई तशवीश की बात है और मेरे नज़दीक तो ये इंतहाई तशवीशनाक है कि कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो एकदम से अचानक घर से निकले और उसके बाद वो लापता हो जाए। लेकिन जहाँ तक आज़म खान साहब की बात है तो आज़म खान साहब बिला शिरकत गैरे साबका हुकूमत के दौर में आप समझ लें कि एक ऐसा तोता रहे हैं जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म की जान थी। तमाम अहम फ़ैसले जो हैं वो ना सिर्फ ये उनमें शरीक होते थे बल्कि इनके कहने पे होते थे। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब से अलग हुए थे तो उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि और जहांगीर तरीन के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए उसकी बुनियादी वजह, एक उन्होंने खातून अव्वल और दूसरा उन्होंने आज़म खान साहब को करार दिया था। तो ये आज़म खान साहब के हवाले से फिर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे उस वक्त के जो ये समझते थे कि आज़म खान जब उनके ख़िलाफ़ हुए तो वो अपने ओहदे पे नहीं रहे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो इंतहाई अहम थे, उनके पास राज भी बहुत थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है और कहना है कि शायद वो लापता नहीं हुए, इसलिए भी ज़िम्मेदारी पुलिस की बढ़ जाती है कि वो इस पर तफ्तीश करें। वो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि 2 दिन बाद नैब ने उन्हें बुला रखा था, नैब ने उन्हें नोटिस दे रखा था, इसलिए शायद वो खुद मंजर आम से गायब हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो उनके घर वालों की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है थाना कोहसार इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह की बात होती तो शायद वो उस तरह से एप्लीकेशन ना आती, क्योंकि घर वालों को तो वो कह के चले जाते कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो ये मामला जो है इसकी जितनी जल्दी जो है वो तफ्तीश की जाए और तहकीकात करके सच को सामने लाया जाए, ये उतना ही अहम है। और अगर इदारों ने उन्हें हिरासत में लिया या कुछ तो तब भी उन्हें सामने लाना चाहिए, फिर भी लाना चाहिए ताकि चीज़ क्लियर तो हो कम अज़ कम। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है अतर काज़मी साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केस चला था तो उसके बाद उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे फवाद हसन फवाद साहब, उनको भी एक ज़माने में गिरफ्तार किया गया था। और उससे इसके अभी हाल ही में हम देखें तो परवेज़ इलाही साहब के भी जो इसी तरह करीबी चीफ ऑफिसर थे उनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया और उनके भी बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो पता नहीं शायद वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं और इस तरह के। तो आपको लगता है कि ये उसी सिलसिले की तरफ इशारा हो सकता है, उसी तरफ मामला जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी पता नहीं है कि किसने उनको उठाया है, वो लापता हुए हैं, किसी ने उनको तहवील में लिया है, गिरफ्तार किया है।
जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा तो उस वक़्त तक आप कमेंट नहीं कर सकते। देखिए, जो माज़ी में जो कुछ होता है, कोई पाकिस्तान का जो माज़ी है कि इतना कोई रोशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसालें जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं और देख के जिनको ज़िक्र तो उनका सुन के अफ़सोस होता है। लेकिन मौजूदा हालात में जो हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई असल में लापता है, वो आइन और कानून आपको लापता ना। देखिए, मुल्क के एक इतना सीनियर अफ़सर इस्लामाबाद से लापता होते हैं, ये लम्हा फ़िक्री है सब। फिर सफारत खाने हम देख रहे होंगे, आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट, क्या पैगाम हम दे रहे हैं कि यहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आके जो आप अपने कारोबार खोलें। और हालत ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सर्विंग सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो इस्लामाबाद से लापता हो जाए। अगर हाँ, उनके ऊपर कोई केस, तो हुकूमत ज़रूर उनको उनके खिलाफ केस कायम करे, उनसे तफ्तीश भी करे। लेकिन मौजूदा हालात मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी कि लोग पकड़े जाते हैं, फिर छोड़े जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। ये उसी सिलसिले के अंदर ही आपको सारी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं, उसी तनाज़ुर में नज़र आती हैं। बाकी ये है कि को बहुत करीब और बहुत सारे लोगों को इमरान खान की जमात के अंदर उनसे शिकायत थी, जिस तरह इमरान साहब ने भी जिक्र किया, तो वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अचानक उनका इस्लामाबाद गायब हो जाना, ये काफी परेशान कर रहा है। हम कोशिश करते हैं। अतर काज़मी साहब, आपकी ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपकी साइड से हो तो आप प्लीज जरा प्रॉब्लम आ रही है। जी ठीक, इसको हम फिक्स करते हैं। जी आप देखिएगा। जी प्रोड्यूसर साहब, मीनवाइल चौधरी साहब की तरफ जाते हुए, चौधरी साहब, कितने अहम है आजम खान साहब के लिए और आपको क्या नजर आ रहा है उनकी ये लापता होना, कितना हैरान कुन है? आजम खान साहब के राइट हैंड थे जब वो वज़ीर आज़म थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, आपको पता है प्रीवियस जो वज़ीर आज़म हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जब भी कोई मामला हुआ, फ़वाद हसन फ़वाद को कैद काटनी पड़ी। और क्योंकि वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो क्योंकि वज़ीर आज़म का हर काम थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, यानी वो बहुत ही अहम शख्सियत तो हैं हर लिहाज से। जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं के ऊपर, उसमें भी उनको बुलाया गया था। तो अब ये वाज़ेह नहीं है कि दरख्वास्त जो दी गई है आज़म खान साहब की घर वालों की तरफ से, उसमें किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया है, किसी शख्स पे, शख्सियत पे, या जनरल पुलिस पे, या कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर के उनको किसने अगवा किया है या किस तरीके से वो किया है। तो ज़ाहिर है इस सारे मामले में जो लॉजिकल बात बनती है, मंतकी बात तो बनती है, वो तो यही है कि जो है पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगवा हो तो उसके ऊपर जो है वो फ़ौरन आइन और कानून में अमल दरामद होना चाहिए और उनके वेयर अबाउट्स का पता लगाना चाहिए। और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है इसको एफिशिएंटली बहुत जल्दी जिस तरह से हो सकता है उनको ट्रेस आउट करें और फिर उनको कानून, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आए तो आइन और कानून के मुताबिक उनसे ट्रीट किया जाए। तो नज़दीक उनकी ट्वीट जो है बड़ी रेयर है जो आती है इतनी प्रॉम्प्टली। तो आज वो उनकी ट्वीट भी आई है, तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि वो खासी अहमियत के कंसर्न है वो। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, लेकिन थोड़ा सा इस मामले से आगे निकलते हुए होप कि वो जहाँ पर भी हैं फ़ौरन उनका जो भी वेयर अबाउट्स हैं वो सामने आएँ। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब इत्तेहादी हुकूमतें, दो जो मेन जमातें हैं उसके दरमियान काफ़ी चपकलिश है। अभी इमरान साहब हाल ही में बाग का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें जो मुश्ताक मिन्हाज साहब PMLN के कैंडिडेट हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, और राना सनाउल्लाह साहब पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उनकी वजह से हारे हैं। और इधर से चेयरमैन PCB का जो मामला है वो भी उलझा हुआ है। इन दोनों मामलात के हवाले से क्या कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने जा रही हैं या इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ रहे हैं? देखिए स्मीना, बात सीधी सी है। मैं हमेशा ही आपसे पहले भी कहता हूँ कि जब इलेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के मुद्दे में मुकाबल इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा ये इख्तिलाफात होना, इस तरह की बातें होना, ये एक रूटीन की बात है। मेरे नज़दीक कोई नई बात नहीं है। देखें, बाग के इलेक्शन की अगर आप बात करें तो बाग में क्या हुआ है? बाग में हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट जो जीते हैं, जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं मेंबर असम्बली, उनके हवाले से मुश्ताक मिन्हाज साहब का ये कहना है कि जी उन्होंने पहले ये कहा था और राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, इस वजह से वो आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी जो हमने उनका शॉट भी चलाया था, तल्लत हुसैन साहब को इंटरव्यू देते हुए
समा टीवी पे, उन्होंने ये कहा है कि जी बात ये है कि ज़रूर मुश्ताक मिनार साहब उनके पास आए थे और उनसे उन्होंने ये बात भी की थी, लेकिन इशू ये है कि क्योंकि कश्मीर के मामलात को देखते हैं वजारत कश्मीर अमूर, तो वो हैं कायरा साहब। तो जिस वक्त कश्मीर हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप रेंजर्स वहाँ भिजवा दें, तो फिर कायरा साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और कायरा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें इसमें बड़ी सुदकी होगी, तो हम ऐसे करते हैं कि मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम वहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होने देंगे कि वहाँ ठप्पे लगे, पुरअमन इलेक्शन होंगे और बिल्कुल जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन राना साहब का ख्याल है कि कश्मीर हुकूमत जो है उसने शायद उस तरह से वहाँ पे नहीं इलेक्शन होने दिए, और वज़ीर राना साहब का उस इंटरव्यू में ये मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते थे और उन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जाके फिर कायरा साहब मिले और प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे राज़ी कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ रेंजर्स नहीं भिजवाए गए। अब मामला ये है कि इस मामले से आप सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वाकई ही अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये उसका आगाज़ है। अभी आप ये देखेंगे कि मज़ीद बहुत से इख्तलाफात होंगे। ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब, इन दोनों को लेके अगर आप देखें, हालांकि नजम सेठी साहब भी किसी ज़माने में जरदारी साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते थे, उनके पीपल्स पार्टी से बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़का अशरफ साहब से क्योंकि दोस्ती है जरदारी की, और जरदारी साहब मशहूर हैं दोस्तियाँ निभाने में, इसलिए वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि अभी तक नहीं, मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। अच्छा। मुझे लगता है कि इलेक्शन में जब ये जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जैसे ही अगर हुकूमत ख़त्म होती है और निगरान हुकूमत आती है तो ये चीज़ें मज़ीद जो है वो खराबी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ काज़मी साहब के इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जीत के दोबारा इकट्ठे मिलके हुकूमत बनाई जा सकती है। ये भी हो सकता है, आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो इख्तिलाफात हैं, ये आपको नज़र नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, आपस में सॉर्ट आउट हो सकते हैं? देखिए, असल में जो इनका बड़ा इशू है ना, ये छोटे छोटे इख्तिलाफात तो आपने बताया, इनका बड़ा इशू ये है कि इनकी जो इनसिक्योरिटी है और इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ की शक्ल में है और तहरीके इंसाफ की शक्ल में ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई पंजाब के अंदर, ये जमात इसलिए बनाई गई कि इनमें से दोनों पोजीशन में नहीं है कि ये पंजाब में इंतखाबात जीत सके। अगर इस पोजीशन में होते तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान के बजाय पीपल्स पार्टी में लोग चले जाते, नून लीग में चले जाते। इनका बयानिया कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये जमात बनाएगी। तो अब ये कोशिश तो करेंगे कि इनके अंदर, ऑब्वियसली यहाँ पे इनके अंदर जब भी बहस होती है वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं होती। वो बहस ये नहीं हो रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये वाली मोजिज शख्सियत बेहतर है या ये वाली मोजिज शख्सियत बेहतर है। ओहो, फिर से हमारा कुछ राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इन्हें इकट्ठा रखेंगी, फिर भी बेशक इनके दरमियान इख्तिलाफात रहे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर? देखिए, ये जो है ऑप्टिक्स के लिए लड़ाई जो है वो है। मैंने आपको खैर इसका जो मेन जो इशू है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये अर्ज़ किया था कि जो इलेक्शंस को लेके मामलात हैं उनके ऊपर काफ़ी शदीद इख्तिलाफात हुए हैं और होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है और नून लीग और फजल रहमान इलेक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत को बढ़ाया जाए, और असम्बली की मुद्दत को बढ़ाना है तो वो जुलाई में, ज़ाहिर है जुलाई या अगस्त के अवाइल में, 13 अगस्त को तो ये ख़त्म हो जाएगी असम्बली, तो उसमें वो सारा मामला होना है कि ये मामला किस तरफ जाता है। लोग पब्लिक इनको बिल्कुल दो मुतहारब धड़े नहीं समझते। ज़ाहिर है लोग भी बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि आप हुकूमत करें तो मिल के बैठ के जो है वो खाएं पिए याशी करें और फिर इलेक्शन के दौर में आप झूठी मूठी लड़ाई कर लें। तो ऐसे ही तो अब पब्लिक जो है बहुत अवेयर है। दूसरा, इनके जो मुफादात हैं वो इकट्ठे हैं, नाम लेना तो नहीं होता। खान साहब का जो है मामला, उसको लेके मुझे लगता है कि ये इनको ख़तरा वहाँ पे रहेगा और ये इलेक्शन में भी शायद इकट्ठे इलेक्शन लड़ें, सीट एडजस्टमेंट होती है। यही कश्मीर की बात, कश्मीर के इलेक्शन में राना साहब को रोटी को चोची तो कहते नहीं हैं कि वो कारा साहब आए और उन्होंने उनकी बात पे यकीन कर लिया।
राना सनाउल्लाह बड़े सियाने और गागा आदमी हैं, वो मामलात को समझते हैं और कश्मीर की डायनामिक्स को भी समझते हैं। वहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, हिना परवेज़ ने भी लगाए हैं, ज़ाहिर है जो उम्मीदवार है मुश्ताक मिनाज साहब उन्होंने भी लगाए हैं। और इसके ऊपर जो है जो नजम सेठी वाला मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, क्योंकि वो आज भी फैसल करीम कुंडी साहब का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मैंने गर्दिश करते हुए देखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो वजारत है मुतलका ये उसी को फैसला करने दिया जाए। तारिक मलिक साहब का इस्तीफ़ा जो है वो क्योंकि वजारत दाखिला के मातहत थे और क्योंकि पीसीबी जो है वो उस मिनिस्ट्री के मातहत है जो कि पीपल्स पार्टी के पास है, लिहाजा ये जो इशू है ये पीपल्स पार्टी ही डिसाइड करेगी। तो ये छोटी मोटी जो है ये इख्तलाफात होते रहेंगे। अब मेजर जो मामला है इलेक्शन की डेट का है, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये मामला किस हद तक जाता है या नहीं जाता। काज़मी साहब आप कुछ बात कर रहे थे तो लाइन ड्रॉप हो गई, आप अपना आर्गुमेंट अगर कंप्लीट करना चाहें सर। जी बस वही मैं अर्ज कर रहा था कि ये बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात की जंग है और इंतखाबात से पहले ये अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं कि इंतखाबात में किस बयानिए से जाएंगे। और असल जो मसला इस हुकूमत का, असल मसला जो है वो इस हुकूमत की अहलियत का फुकदान है इस हुकूमत के अंदर। और इन जिस तरीके से ये इनसिक्योर है उसकी वजह से फिर ये मसाइल बार बार सामने आपको नजर आते हैं। इमरान साहब अभी जो जिक्र भी किया है चौधरी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस का और मामलात का, तो पीपल्स पार्टी ने जो भी हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, पहले तो उन इलेक्शंस के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस थे कि जी वहाँ पे कोई बड़ी रिगिंग हुई और ये वो। फिर जब उसके बाद मेयर का इलेक्शन हुआ उन इंतखाबात की बुनियाद पर, तो उसके ऊपर और बड़े सवाल आ गए और मामला एक दफ़ा फिर अदालत में चला गया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेजॉरिटी के बावजूद भी मेयर मुंतखब नहीं हो सके। अब वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले आए नहीं वोट डालने, ये कह रहे हैं कि जी उन्हें आने नहीं दिया गया। आपके नज़दीक क्या हुआ है मेयर के इंतखाब में? समीना बात ये है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक वतीरा रहा है और वो ये है कि वो जब धांधली करते हैं तो खुल के करते हैं, वो किसी से फिर डरते भी नहीं। अब देखिए एक फिक्रा सिर्फ मैं कश्मीर के हवाले से कह दूं कि उस हलके में जिसमें मुश्ताक मिनाज हारे हैं, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे वोटिंग जो है ना 40% के करीब रही है, लेकिन वो 18 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मुश्ताक मिनाज साहब ने पहले कहा था कि यहाँ पे धांधली होगी, ठप्पे लगेंगे, वहाँ पे जो है रेशो वो 97% रही है। यानी पाकिस्तान में या कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इलेक्शन में जो परसेंटेज है वोट की वो 97% रही हो। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे किस तरह से लोग गए और किस तरह से उन्होंने ठप्पा लगाया ताकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, और उसके बावजूद तकरीबन 3500 वोटों से सिर्फ वो जीते। तो पीपल्स पार्टी को इसमें पूरा एक जो है ना मेयर इलेक्शन में भी हमें इसी का रिप्ले नजर आया। देखें ना, अब हाफिज नईम साहब की अगर आप बात देखें, आप एक ज़रा उनका हिसाब तो लगा लेना कि पीटीआई के वहाँ पे कितने वोट थे और उसके बाद जमात इस्लामी के कितने वोट थे। अब वो वोट इन दोनों के मिला के 193 मैं उस यही कह रहा हूँ कि जब वहाँ पे 192-93 वोट थे वो बंदा तो नहीं जीत सका, दूसरा 173 लेके जीत गया, वो जीत गया और आसानी से जीत गया। तो लिहाजा ये मामला कि जब आप आने नहीं देंगे वहाँ किसी को, आप पकड़ लेंगे, आप उनको बंद कर देंगे, आप ये कर दें, जो भी करें, इस तरह से आप जमहूरियत को तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात तो दिया वैसे उन्होंने, कामयाब तो हो गए। नहीं देखें, ये कामयाबी वो ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अवाम के अंदर इसका क्या रिजल्ट, क्या अवाम ये मानते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं और वो जो मेयर है ये ठीक है की कौन मानता है? ये तो ठीक है कि वो हो गया, लेकिन इससे मजीद उनका इमेज अवाम में ख़राब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जिस तरह से वो लोग पीपल्स पार्टी के इवन लोग उन्हें उनके वालिद मोहतरम से मुख्तलिफ समझते थे। वो ये समझते कि ये अपने नाना की लेगेसी लेके चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी जिनसे लोग कहते थे कि ये बीबी शहीद और अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी सियासत और उनके उस मामलात को लेके चलेंगे और इसीलिए उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत। वैसे सोशल मीडिया पे तो ये तबसरे हो रहे हैं कि उन्हीं की लेगेसी लेके चले हैं। तभी 71 में भुट्टो साहब ने भी नई मैंडेट तस्लीम किया और आज बिलावल ने भी यही। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है।
ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि वो बिलावल साहब की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए मुश्किलात भी फ्यूचर में। ठीक हो गया। काज़मी साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार बनती है और कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत के लिए उनकी वो बड़ी कुर्बानियाँ भी गिनवाते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी रूह है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है इलेक्शन और इलेक्शन का सारा प्रोसेस, अगर उसमें इतनी खुले तरीके से धांधली हो, इतने क्वेश्चनेबल और मुतनाज़ किस्म के मेयर बने, अब मतलब सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब बाद में ये जितने लोग नहीं पहुंच सके थे अब वो आके पहुंचेंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे या क्या करेंगे, तो वो तो कोई बिल पास ना होने दें अक्सरियत में अगर वो हैं तो ये कैसे इसको चला सकते हैं इस तरह मामले को? देखिए, ये जो वहां पे हमें कराची में नजर आया ना, वो बीमारी का एक सिम्टम है। ये जो बीमारी है ये पूरे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है, ये किसी एक जगह की बात नहीं। जगह जगह पे आपको इस तरह के मसाइल नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक जगह पे आपने देखा कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक जगह पे जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। हो रहा क्या है इस वक्त? हो रहा ये है कि देखिए, जिस तरह होता है ना कि एक इंतहाई चरबा किस्म की फिल्म होती है जिसमें पहले ही अवाम को पता होता है कि अगला डायलॉग क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, वो पहले पता होता है। उसी किस्म की सूरत हाल है कि जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं पहले से पता है कि अब इन्होंने ये करना है, उसके बाद इन्होंने ये करना है, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद हैं कि इन्होंने फिल्म पूरी चलानी है और एक एक डायलॉग बोलना है। जितना भी इररेलेवेंट उसमें किरदार है उसको उन्होंने पहले से एक डायलॉग दिया हुआ है कि भाई तुमने ये बोल देना है, तुमने ये बोल देना है। तो वो चीज हम देख रहे हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले भी इसी तरह करते रहे। और इनकी जो जमहूरियत है ना, जिस तरह आपने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करते हैं, मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो, इनकी जमहूरियत वैसे ही है जैसे प्लास्टिक के फल होते हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, आप उनको खा नहीं सकते। इनकी जमहूरियत भी आप बस सुनने में और आप देखते जाएं, सुनते जाएं इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं। उससे आम आदमी को कितना फायदा होता है वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। और यही नतीजा है कि अभी ये बज़िद हैं कि ये जबरदस्ती धौंस से, धांधली से अपना निजाम चलाएंगे। लेकिन हर ऐसा इलेक्शन, हर ऐसा मूव, मैं आपको भी बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। क्या मेरे कराची के इलेक्शन के बाद कराची में इस्तेकाम आ गया आपके सामने? इसी तरह जिधर जिधर ये करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम पैदा होगा। इनको सोचने की जरूरत है कि ये चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, अदम इस्तेकाम होगा तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन काज़मी साहब, एक बात पे आप तबसरा करना भूल गए हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने इंतकाम तो ले लिया कराची के लोगों से। जब उनको उनके जो नुमाइंदे उन्होंने मुंतखब किए और जिनको उन्होंने वहाँ पे मैंडेट दिया, जब आपने उनको उस मैंडेट से महरूम कर दिया तो इंतकाम तो ले लिया आपने। फिर नहीं, देखें, उनका इंतकाम तो कराची नहीं, इन्होंने तो यूनान वालों से इंतकाम लिया जिन्होंने जमहूरियत बनाई थी। वो भी परेशान होंगे कि हमने ये बनाई क्यों, बिलावल कर रहे क्या इसके साथ। ठीक हो गया, ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन चौधरी साहब का कमेंट पहले ज़रूर ले लूँ। चौधरी साहब, ये भी एक खदशा जन्म ले चुका है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ये ट्रेलर हमें नज़र आ रहा है, क्या यही बेसिकली एक ट्रेलर है? आइंदा आम इंतखाबात जब भी होंगे तो क्या वो इसी किस्म के होंगे, मैनेज्ड, रिग्ड और इस तरह से ज़बरदस्ती वाले? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ना, ये जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, इसमें एमक्यूएम का हिस्सा ना लेना ही उस इलेक्शन की जो शफाफियत समझ लें, या आप समझें कि इसको एक्सेप्टेबल इलेक्शंस मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि कराची की जो रिप्रेजेंटेटिव जमात है उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो मुतहदा कौमी मूवमेंट है। बाकी ये बची कुछ इक़्तिदार की लड़ाइयाँ इससे चलती रहेंगी। बिल्कुल ये आने वाले इलेक्शंस का एक ट्रेलर है और इससे भी बदतरीन किस्म की जो है वो ये इलेक्शंस करवाएंगे और ये पूरा प्रोग्राम है। इलेक्शन रिग्ड भी होंगे। इलेक्शन जो हैं उससे पहले जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है वो भी आपके सामने है, जोड़ तोड़ करके निकाला भी जा रहा है, ज़बरदस्ती ठोसा भी जा रहा है। दूसरी पार्टियों में नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, नई किंग्स पार्टियां भी बन रही हैं। तो ये ऐसा ही मामला होगा। इसलिए पाकिस्तान से जमहूरियत के ज़रिए बेहतरीन इंतकाम लिया जा रहा है और न आइन और कानून की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ गई हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का इस वक्त कोई निज़ाम जो है वो आइन और कानून के ताबे तो नहीं चल रहा, ख्वाहिशात के ताबे चल रहा है। हुक्मरान जो हैं
वो जिनका जहाँ पे हाथ पड़ता है, जिसका जहाँ पे दाव लगा है, वो अपना काम कर रहे हैं। और कोई असूल गेम जो पॉलिटिक्स है, सियासत के भी कुछ असूल होते हैं, कोई भी जो रूल ऑफ द गेम तो फॉलो करने चाहिए, अमल है, इसमें कोई शक नहीं। उसके रूल्स ऑफ द गेम्स तो है नहीं। अच्छा चौधरी साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि सियासत के भी कोई असूल होते हैं, बिल्कुल। तो क्या सियासतदानों का भी कोई असूल होता है? ये बात ठीक है कि ज़बरदस्ती लोगों को निकाला जा रहा है, ठोसा जा रहा है, लेकिन उनका भी तो कोई असूल हो ना। वो इनकार कर दें, वो ही कहते जी ऐसी नहीं निकलना या ऐसी नहीं जाना, वो भी तो बेअसूल है ना। तुसी चाहते हो कि तुसी दोनों चाहिए किसी और कमरे च? नहीं चौधरी साहब, मैं नहीं चाहता, ब्रेक ले लेती हूँ। मैं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं टीवी पे। मैं ब्रेक ही ले लेती हूँ, आप चौधरी साहब टेंशन नहीं लीजिए, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ अहम कानून साजियों के हवाले से भी जनाब गुफ्तगू करनी है, क्योंकि बहुत से मामलात हैं जो इस वक्त अदालत से भी जुड़े हुए हैं और वो भी बहुत हद तक नक्शा तरतीब देंगे आने वाले सियासी मंजरनामे का। तो उस पर आके डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि जिक्र हो रहा था कि कुछ अहम कानून साजियाँ की जा रही हैं बड़ी तेज़ी से, और ऐसा लग रहा है कि बड़े टारगेटेड किस्म के काम है जो ये हुकूमत कर रही है इस वक्त। सदर से मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जो तरमीमी बिल है वो सेनेट से मंजूर हो चुका है। यानी ऐसा लग रहा है कि सदर के किरदार को बीच में से माइनस किया गया है या उनके इख्तियारात को ओवरऑल कम करने की कोशिश। फिर रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है वो भी आपको मालूम है, उसके ऊपर भी जो चल रहा है मामला, केस, वो भी है। 5 साल की जो नाअहली की सज़ा है उसको मुतय्यन किया गया, यानी ताहयात को ख़त्म करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अब क्या इशारा कर रही हैं कि जो आइंदा के इलेक्शन हैं उससे पहले की कुछ तैयारियां की जा रही हैं। इस पर ज़रा बात हो जाए डिटेल में। तो इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो कानून साजियाँ हैं, सदर से मुशावरत ना करना, इसका क्या ताल्लुक है ये तरमीम करने का? जबकि अगर आप क्लियर हैं कि इलेक्शन 5 साल के बाद होने हैं तो तारीख तो कोई इतना बड़ा फिर मैटर नहीं रह जाता। असल में सीधी सी बात है, देखें पंजाब और केपी के जो इंतखाबात थे उस मामले पे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह से खुद डेट दी थी वो मौजूदा हुकूमत को तरीक़ाकार पसंद नहीं है। उन्होंने ये एक वाज़ेह पैगाम दिया सदर साहब को कि आप अपनी हद में रहें, कानून जो कहता है उसको छोड़ें, आप अपनी हद में रहें। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सदर पाकिस्तान को एक तरह से बिल्कुल ना इर्रेलेवेंट कर दिया, उनके इख्तियारात कम कर दिए कि डेट अब आपका इसमें कोई सरोकार ही नहीं, लिहाजा हम जब होगा उसी जिस वक्त हम चाहेंगे उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे देगा, आपसे नहीं पूछेगा, ना आपके उसमें पूछने की ज़रूरत है। लेकिन साहब हमेशा कोई एक आरिफ अलवी ने तो सदर नहीं रहना, तो फिर ये इतनी टारगेट किस्म की जो ये है टारगेटेड किस्म की कानून साजियाँ या तरामीम, ये क्या शो करती हैं? फिर तो ये बैड इंटेंशंस शो करती हैं। नहीं देखिए सुमीना, हमारी ना बसीयत कौम मेमोरी जो है ना बड़ी थोड़ी है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस मुल्क में माजी में जो भी सदर आया उसने वज़ीर आज़म के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया। जो पावरफुल वज़ीर आज़म आया उसने सदर मुमलिकत के ओहदे को सिर्फ फजल लाई वाले जो सिंबॉलिक ही बना दिया, वो ही सिंबॉलिक। तो ये अभी भी जो है ना मामला, पता नहीं कितनी दफ़ा मज़ीद ऐसे ही होगा। ये उस वक्त तक मामला ख़त्म नहीं हो सकता जिस वक्त तक वाकई ही हमारे सियासतदान खुद जमहूरियत को मजबूत ना करना चाहें, खुद उनका डेमोक्रेसी पे बिलीव ना हो, खुद उन्हें इस बात का यकीन ना हो कि आज हम अगर इदारों को मजबूत करेंगे तो अल्टीमेटली उसका उन्हें और मुल्क दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या इसके लिए कि हमारा एक कायद जो हैं उनकी नाअहली जो है वो ताहयात है तो हम इसको कर दें ताकि 5 साल के लिए हो जाए और वो दोबारा, बिल्कुल मैं तो ज़ाती तौर पर ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप कानून को इस तरह से बांधी ना बनाएं कि जिसका जिस वक्त जो दिल चाहे वो हो जाए, और फिर किसी को एक को आप ताउम्र नाअहली कर दें और किसी को 5 साल के लिए कर दें और किसी को ये भी कह दें कि सिर्फ जैसे ही असम्बली ख़त्म होगी, चाहे 1 महीना रह गया तो उस असम्बली के ख़त्म होते ही तुम्हारी नाअहली ख़त्म हो जाए। इस तरह की भी कानून में पेचीदगियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो फिर केस टू केस भी है ना कि किस तरह किस केस में क्या सज़ा है। लेकिन मैं ज़रा चौधरी साहब से ज़रूर इस पर कमेंट लेती हूँ। चौधरी साहब, ये जो है ऐसा लग रहा है
कि एक शख्सियत को सामने रखकर कानून साजी की जा रही है। और अभी आप रूल्स ऑफ द गेम की बात कर रहे थे, तो ये बड़ा आसान नहीं हो गया अब कि रूल अगर आपको पसंद नहीं तो रूल्स ही चेंज कर देते हैं? और ये तो हमें अब रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आ रहा है कि रूल्स चेंज होते चले जा रहे हैं। इसका क्या मकसद आपको नज़र आ रहा है? देखिए, बेसिकली क्योंकि दूरस जो है मकासद नहीं हैं मौजूदा हुकूमत के नज़र में, वो वक्ती फ़ायदों के लिए जो है लेजिस्लेशन की जा रही है और शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लेजिस्लेशन की जा रही है और आइन को जो है तहवाला किया जा रहा है सानवी कानून साजी के ज़रिए। ये सारे मामला चाहे 184(3) की अपील हो, उसको रेगुलेट करना हो, ये ज़रूरी एलिमेंट हैं। और बिल्कुल इस बात की भी ज़रूरत है कि आप एक जो डिस्क्वालिफ़िकेशन की मुद्दत है उसका तयन भी करें, वो एक ज़रूरत है। और एक ये जो है आप समझें कि एक ये कमी है आइन की ज़बान में, लेकिन इसको जो करने का तरीक़ाकार जो अपनाया गया है वो इंतहाई काबिल एतराज़ बात है। अब आप अगर इलेक्शन कमीशन को भी डेट देनी है तो आर्टिकल 224 के तहत ही, असूली तौर पे आर्टिकल 224 के तहत ही देनी है। तो जो सदर मुमलकत का जो इख्तियार था 2017 में, ये जो इलेक्शन एक्ट आया था, ये तमाम जमातों की मशावरत से आया था। अब जो कुछ जमातें जो हैं वो सदर के जो इख्तियारात हैं उनको बिल्कुल ही सिंबॉलिक करना चाहती हैं। जैसे आपने सही कहा कि अलवी साहब ने तो सारी उम्र नहीं रहना। बाज़ का जो मामलात होते हैं, सदर का जो दफ्तर है, सदर एक ऑफिस है, एक शख्सियत नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस है उसमें लोग आते जाते रहते हैं। ऑफिस जो हैं उनको मजबूत होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो सियासी जमातें या सियासतदान जो हैं उनका किसी जमहूरियत के ऊपर या उसके ऊपर यकीन होना और उसका डेमॉन्स्ट्रेशन करना ये भी तो ज़रूरी है। मामला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो या तो आमराना जहनीत के हामिल हैं या आमराना द्वार की पैदावार है। लिहाजा वो उनके लिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना ही एक प्रॉब्लम है। तो ये जो सारे अवामिल आपको नज़र आ रहे हैं या अमल नज़र आ रहे हैं, ये उसकी निशानदेही करते हैं कि हमारी सियासी जमातें, कोई भी सियासी जमात हो, वो एक शख्सियत के गिर्द घूमती है, उसमें भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब वो डेमोक्रेसी का जो मतलब एक इतनी डेमोक्रेसी आप क्या बात करें चौधरी साहब। अभी आज देखें आप, PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुए हैं, सदर मुंतखब हो गए हैं फिर से शहबाज शरीफ साहब। इतनी जमहूरियत है जमातों में, हर जमात में इसी तरह के इलेक्शन हम देखते हैं। बिला मुकाबला तो छोड़े, उनकी आने वाली 7 नस्लें मुंतखब हैं इस निजाम में, नहीं किसी और की तो इसमें अपना गुंजाइश। मैंने कहा तो सारी बातों का ये हाल वर्कर नहीं की जरूरत है, उसने पेपर ही नहीं जमा कराए, सब बिला मुकाबला हो गया, बिला मुकाबला, सारे रिश्तेदार हैं। ठीक हो गया। PTI हो और ये असेंबली का भी नहीं, ये बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। ये तो मैंने साथ ही कहा, बाकी पार्टियों में का भी यही हाल है। दिखावे के लिए भी कोई इलेक्शन नहीं कराते, बिल्कुल ही वन साइडेड होता है। काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है ये सारी तैयारी किस सिलसिले में हो रही है? क्या दोबारा से नवाज शरीफ साहब को आप वजीर आजम का कैंडिडेट देख रहे हैं? देखिए, जहां तक ये नाअहली का ताल्लुक है ना, देखिए किसी अदालती फैसले के नतीजे में जो है आप कोई सफ़े में लिख सकते हैं कि ये शख्स इतने अरसे के लिए नाअहल है या इतने अरसे के लिए अहल है, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं, जो सियासतदान होते हैं, उनकी कारकर्दगी से आपको पता चलता है और फिर उसको तारीख जज करती है। अभी आप मौजूदा हुक्मरानों को देख लें, ये कितने अहल आपको लग रहे हैं। 1 साल के अंदर आपको इनकी अहलियत नजर आई। तो ये कानून पे तो जोर डाल रहे हैं कि जी कानून में हम अपनी अहलियत या नाअहलियत कम करके 5 साल कर लेंगे, लेकिन जो तारीख के सफ़े होते हैं ना, उसमें तायात नहीं, उसमें ता क़यामत आप या तो अहल हो जाते हैं या नाअहल हो जाते हैं। तो तारीख इनको याद रखेगी जो अपना किरदार अदा कर रहा है, जिस कैपेसिटी में किरदार अदा कर रहा है, और उसके अंदर आपकी रियासत भी होती है, आपके रियासत के इदारे, जिस तरह सेनेट के अंदर आज हम देख रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत साहब से एक इख्तियार वापस लेना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले जब अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि जनाब आप डेट क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने खत नहीं लिखा कि ये इख्तियार गवर्नर से लेके हमें दे दिया जाए। तो ये असल में हो रहा ये है, अगर किसी का इख्तियार लेना है तो वो जमूर का इख्तियार लेना मकसूद है, आम बंदे का इख्तियार लेना मकसूद है। रविश ये चल पड़ी है कि फैसला होगा बंद कमरे में,
फैसला करेगा कि कौन वजीर आजम है। बंद कमरे में बैठ के 4 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात फैसला करेंगी कि कौन कराची का मेयर है, कौन जो है कश्मीर संभालेगा। और उसमें जरूरी है कि इस किस्म के फैसले किए जाएं कि जहां पे अवाम का किरदार कम से कम होता जाए। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। पर मैंने आपको जिस तरह पहले भी अर्ज की कि इस तरह के फैसले करने वालों को ना तारीख जो है वो ता क़यामत जो है नायल लिखेगी। आने वाली नस्लें, आज तो हमने इधर हैं, आज कल नहीं होंगे। कोई भी शख्स इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, सब ने चले जाना है। जो है वो तारीफ कर देगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, ये जो कानून साजी हो रही है, अगर 5 साल की नाअहली मैक्सिमम कर रहे हैं ये मुद्दत, तो ये क्या जो जिनको ताहयात हो चुके वो भी बेनिफिशरी होंगे, इसके पुराने फैसलों पे भी इत्तलाक हो सकेगा? नहीं, पुराने या नहीं, जो आइन के तहत आर्टिकल 62 के तहत जो नाअहली हुई है और आर्टिकल 63 के तहत जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनकी मुद्दत आइन में दी गई जो है वो देनी है। ये जो मामलात इधर कर रहे हैं, ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करें। यानी अब 62(1)(f) में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, सदीक बलोच केस है, 5 जजेस का फैसला है, उसमें ताहयात नाअहली है। और उसमें ताहयात नाअहली जो है यही तो मैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली तो 62-63 के तहत ही हुई है ना सर। वो तो फिर आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो तो वहां पर ही मौजूद है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के लिए आप देखेंगे कि ऐसा रिलीफ आएगा कि आप दांतों में उंगली दे लेंगी कि अच्छा है भी हो सकता सी। वो उनके लिए ये नहीं मामला, ये छोड़ दें, ये तो हम आपके लिए बात कर रहे हैं। वो खासुल खास है जो खासुल खास है, उनका आप गुफ्तगू, आम लोग आपकी जरूरत कैसे होती है, आप गुफ्तगू करते हैं उनके बारे में, वो एक अलग मामला है। जब आएंगे ऐसा रिलीफ मिलेगा कि लोग भी हैरान हो जाएंगे। नई अदालती तारीख भी लिखी जाएगी, नई प्रेसिडेंट भी आ जाएगी, पहले भी आई है पाकिस्तान में। जब भी आपने प्रेसिडेंट देखना हो ना कि कोई यूनिक किस्म का इस तरह मामला हो, तो आप नवाज शरीफ साहब की तारीख उठा के देख लें। हर मौके पे उनको वो रिलीफ मिला है जो कि आम आदमी कोई सोच सकता है कि सजा के बाद 50 रुपए के शाम पे आप बाहर चले जाएं। गए 4 साल उधर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, कौन पूछता है? अभी भी नहीं आए। लेकिन जो इमरान साहब चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं फिर अगर ये 62-63 के तहत हुई है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब हों या जहांगीर खान तरीन साहब, दोनों ही इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं खुद वजीर कानून के, बिल्कुल वो इस पे अपील दायर करेंगे। देखिए समीना, बात सीधी सी है कि यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नहीं, यहाँ पे हर दौर में जो लाडले होते हैं ना, उनके लिए सब अच्छे की आवाज़ होती है। और हर वक्त कोई ना कोई लाडला होता है। किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब लाडले होते हैं तो दूसरे जो हैं वो सब इस काबिल होते हैं कि वो जहान में नज़र ही ना आए। किसी वक्त में जो है कोई दूसरा लाडला होता है तो उस वक्त होता है कि नवाज शरीफ को या ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए या मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारी सियासत का अलमिया है, रियासत पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी है। दूसरी बात ये कि जो अभी अतर काज़मी साहब फरमा रहे थे त्यारा साजिश केस, तो हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं। वो केस जिस तरह से बनाया गया था और क्या वो साजिश थी, ये भी अपनी जगह एक बहुत अहम सवाल है कि वो साजिश जो थी वो ऐसी साजिश थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था और वो एक केस बन गया। तो मामला ये, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए खुद की जाती हैं। जहाँ तक सवाल है आपका कि जी उनको रिलीफ कैसे मिलेगा, तो जब अपील होगी तो अदालत जो है हमारे मुल्क की आला अदलिया, वो अगर उन्हें रिलीफ दे देगी तो फिर उस पर तो कोई उंगली नहीं उठ सकती। बाद में आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन अदलिया अगर समझेगी तो उनको वो दे देगी। उंगलियां तो भी से उठ रही हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी जो अदलिया है, आला तरीन अदलिया, वो हमेशा मेरिट पे फैसले करती है। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी होती है, वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है, और वो इंशाअल्लाह ताला पट्टी बांध के ऐसा फैसला देंगे कि सबको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब तो वो सबर भी साथ देते हैं। लेकिन अतर काजी साहब, अभी से हम देख रहे हैं तनकीद तो अभी भी हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की। आपने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी सुनी होगी हमारी प्रोग्राम में, जो अभी एक क्लिप उनका चला, तो वो तो अभी भी इस बात पे गुस्से में हैं कि जनाब नाअहलियाँ हो जाती हैं अदालत के थ्रू, वज़ीर आज़म खा गए हमारे और ये वो। तो ये आपको लगता है कि ये एक प्रॉपर पूरा एक होमवर्क करके एक प्रेशर डाला जा रहा है अदलिया के ऊपर भी मज़ीद, और इसी सिलसिले की तरफ आगे राह हमवार की जा रही?
देखिए ग्रीवियंसेस यहाँ पे सब की हैं। जो जो गिले शिकवे करते हैं ना, आप उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नून लीग के साथ भी यहाँ पे माजी के अंदर बहुत कुछ होता रहा, जो उनके ऊपर भी इस किस्म के मुकदमात होते रहे, लेकिन जिन लोगों ने इसको दुरुस्त करना है, क्या वो माजी से सीख रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन। अभी तो देखे ना, खान साहब भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये है वो है, क्या इस तजर्बे से सीखेगा? वो वापस आके इक्तदार में दोबारा वही बातें करेंगे जो इस वक्त उनके मुखालफिन कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ अरसा पहले तक ये जो इस वक्त लोग बैठे हुए इक्तदार में, इनकी अगर आप बातें सुने तो मेरे ख्याल में नेल्सन मंडेला भी एक दफा परेशान हो जाता कि ये लोग तो इतने जमहूरियत पसंद है, हमने तो टाइम ही जाया किया। लेकिन इक्तदार में आके आप इनके रवैये आपके सामने, तो ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ गिले शिकवे बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन उनका जो तरीका कार है कि उन्होंने अदालत को तो छोड़ दें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो लफ्ज उनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, वो क्या मुनासिब रवैया है? एक हकीकी जमहूरी मुल्क में आप लाखों लोगों के लिए एक वजीर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है? ये वो शो करता है कि जनाब फैसले बंद कमरों में होने, अवाम की हमें कोई परवाह नहीं है, डॉलर उनका ले लेना है, लेकिन उनको वोट का हक नहीं देना। अच्छा अदर काज़मी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की एक प्रॉब्लम है कि वो बगैर सोचे बहुत सी बातें कर जाते हैं। सिर्फ ओवरसीज ही नहीं, उन्होंने वाइस चांसलर्स के बारे में भी डाकू कहा, अभी उन्होंने फिर उस पर माजरत की है। जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात है तो देखें, अगर वो रेमिटेंस ही ना भेजें तो आपका मुल्क जो है ज़र मुबादला आपको वैसे ज़रूरत है। और फिर मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं और यहाँ बसने वालों से ज़्यादा इस मुल्क के लिए वो बेचारे फिक्रमंद रहते हैं। उनके बारे में इस तरह की बात करना और इस तरह लहजा इख्तियार करना, ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम। और इमरान साहब, इससे तो ये भी तासुर ऐसे मिलता है कि चूंकि एक तासुर ये है कि ओवरसीज ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है शायद वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या उनका वोट बैंक है, तो हमेशा से ऐसा लगता है चाहे वो वोट के हक की बात हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो भी रिसेंटली इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो ख़त्म भी किया गया है, उसमें भी, या इस तरह के रेमिटेंसेस के मामले पे भी ऐसे लगता है कि ये लोग खाइफ हैं उस। अच्छा समीना, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं हूँ। देखिए आप बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर ऐसे हैं जो सालों सदियों से यहाँ आए भी नहीं, यहाँ वो बात ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आप उसको बजोरे बंदूक तो नहीं ला सकते, उसकी मर्जी है आए या ना आए। और अगर आगे कोई यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी को फंडिंग करता है या किसी को अच्छा समझता है, तो ये भी उसको पूरा हक हासिल है। लिहाजा आप सिर्फ इस बिना पे कि आप ये समझते हैं कि वो आपके मुखालिफ हैं तो आप उनके बारे में इस तरह की बातें करें, इससे उल्टा नुकसान होगा। और जब इस तरह की बात होगी तो मैं नहीं समझता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इनका एहतराम या इज्जत बढ़े, वो तो उल्टा इनसे मुतनफर होंगे कि ये लोग उनसे। लेकिन इसमें समीना एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ, देखें ओवरसीज जो शहरी होते हैं ना, अभी जो तुर्की में इलेक्शन हुए तकरीबन 20 लाख के करीब, मतलब 15 लाख से ज्यादा जो है ओवरसीज तुर्की जो तुर्क शहरी हैं उन्होंने उसमें डाला है, अपने वोट डाले, और बैरून ममालिक में उन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर आप देख लें, लंदन का जो मेयर है वो एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा है, वो लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन लंदन के अंदर लाखों पाउंड कमा के पाकिस्तान भेजने वाला डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान में अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सोचने की जरूरत है। इसमें काज़मी साहब, जो नॉर्थ अमेरिका की नुमाइंदा डॉक्टरों की तंजीम है, डॉक्टर से मुझे याद है अपना, उन्होंने ना सिर्फ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस बयान को बड़ा कंडेम किया, बल्कि उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया मियां शहबाज शरीफ साहब से कि आप अपनी काबीना के इजलास में इसको एजेंडे पे लाएं और इनको बरतरफ करें। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें वो भी, लेकिन मैं खास तौर पर आपसे जरूर इस पे भी बात करना चाहूंगी कि जावेद लतीफ़ साहब तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि ये नाअहलियाँ ख़त्म हो, सजाएं माफ़ हों, बल्कि मुआफ़ी मांग कर नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आया जाए, तो वो तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं। सर देखिए जी, मेरा ताल्लुक जेलम से है और जेलम में के बहुत ज़्यादा लोग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे लोग या फ़ौज में होते हैं ज़्यादा और या बाहर जाते हैं, बाहर से वो बहुत पैसे मेहनत करके भेजते हैं। ख्वाजा आसिफ के हर बयान के हर लफ्ज़ की मजम्मत जो है वो उसकी मैं करता हूँ। उससे जो नफ़रत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वो टपकती है, जिसकी बहुत ज़्यादा अपना मजम्मत करना ज़रूरी है। और बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को अपने अल्फाज पे माफ़ी मांग के, हाथ जोड़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। बल्कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म, पूरी कैबिनेट को जो है वो, क्योंकि हिस्सा है कैबिनेट का, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो है माज़रत करनी चाहिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की
खिदमात की, उनकी सर्विसेज की जितनी भी कदर की जाए वो कम है। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, दिल दुखे हैं और इसी वजह से सब इस तरफ मजम्मत भी कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज प्रोग्राम को यहीं समेटते नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।